हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने JYT का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर सेक्शन से जो आएंगे उनके रिगार्डिंग हमने ये सीरीज चलाई है। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अलावा उस क्वेश्चंस के और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उनको इनमें से किस टर्म के साथ हम एसोसिएट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मिप्स बोलते हैं या फिर मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ओके, ये एक्चुअल में क्या होती है, कंप्यूटर की क्या होती है, स्पीड को दर्शाने का एक माध्यम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम स्पीड किसी चीज की बता रहे हैं। जैसे आप क्या करते हो, आप 1 kg कोई सामान लेकर आते हो घर के लिए, तो जो केजी है वो केजी की है, उसकी यूनिट है, जिससे आप क्या बताते हो कि 1 kg ये क्या है, मेरे पास एक सामान है। तो वही चीज़ है, अगर हमें कंप्यूटर की एक स्पीड बतानी है, उस स्पीड को बताने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए होती है। तो वो यूनिट क्या होती है हमारे पास, मिप्स होती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर हमारा कंप्यूटर कितनी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अलावा एक और होती है जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में एक चीज पूछी जाती है कि सर सुपर कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी इसकी स्पीड है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो काफी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं वहां पे एक चीज पूछी जाती है कि एक स्पीड होती है फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स किसकी स्पीड है सर, ये हमारी सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो वहां पे एक और कंप्यूटर दिया होगा, मेन फ्रेम। तो आपने याद रखना है, चाहे सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इन दोनों कंप्यूटर की जो स्पीड्स होती है इनको बेसिकली किसमें मेजर किया जाता है, फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। सर चलो आपने फ्लॉप्स तो बता दिया, पर फ्लॉप्स होता क्या है। फ्लॉप्स भी एक यूनिटी होती है और इसकी फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसको आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन या फिर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशंस बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने ऑपरेशंस हैं या फिर कितने जो टास्क हैं वो आपका सुपर कंप्यूटर या फिर जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो बेसिकली, ये यूनिट होती है आपके सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे वही दे रखा है, मिप्स क्या होता है बेसिकली, ये एक स्टैंडर्ड मेजर वो क्या करता है बेसिकली, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड बताता है। इसके अलावा जैसे और ऑप्शन दे रखे थे, FCFC, ये एक्चुअल में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसकी फुल फॉर्म भी आपने लिख लेनी है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, अगर आपको इस टाइप की शेड्यूलिंग समझनी है, एक्चुअल में एल्गोरिदम हमारे पास कुछ ना स्टेटमेंट्स होती हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एल्गोरिदम क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, या फिर ये क्या होती है हमारे पास एक कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती हैं जो जनरल लैंग्वेज में लिखी गई होती है। मान लेते हैं मुझे कोई काम करवाना है आपसे, मैं आपको बोलूं कि आपको 2 नंबर को प्लस करना है, तो उसको आप कैसे प्लस करते हो, आप सिंपली बोलते हो कि सर मुझे क्या करो, ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले बोलोगे सर आप मुझे एक नंबर दो, नंबर मुझे एक दो, फिर मुझे नंबर जो है जिसको मुझे प्लस करना है वो नंबर दो, थर्ड में आप क्या करोगे, आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जो भी नंबर होंगे x प्लस वाई करके, जो भी नंबर होंगे आप इनको प्लस करोगे और लास्ट में मुझे बता दोगे सर ये इसका रिजल्ट आया, जो भी एक्स वाई को रिजल्ट आया होगा वो आप मुझे लास्ट में बता दोगे। तो ये कुछ जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं उन्हीं को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रोग्राम तो नहीं लिखा है, बस आपने क्या किया, उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स आपने मुझे बता दिए कि सर आप पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, लास्ट में आपका जो है आपको जो रिजल्ट आपका मिल जाएगा। अब ये किस फॉर्मेट में था, ये उस फॉर्मेट में था जिससे आप उसको जनरली समझ ले रहे हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जर्नल फॉर्मेट। तो ये चीज पूछी जाती है कि जो हमारे पास कंप्यूटर की जो जर्नल, एक तरीके से मान लेते हैं कोई एक सीनियर पर्सन है, उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके आप किसी प्रोग्राम को बनाओ और इससे आपका प्रोग्राम जो है वो चल चल पड़ेगा एक तरीके से। तो जो उसने स्टेप्स बताए हैं उस स्टेप्स को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। और जो एक्चुअल में पूरा का पूरा कोड होके प्रोग्राम बनता है, जो कोडिंग करते हैं, जो मतलब प्रोग्रामर क्या करते हैं बेसिकली, उसको कोड करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम को बेसिकली जब कोड किया जाता है, जब भी कोई एल्गोरिदम को कोड करते हैं तो उसको कोड कौन करता है, बेसिकली कोई प्रोग्रामर उसको कोड करता है। और जो प्रोग्रामर उसको कोड करके बनाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रोग्राम। क्योंकि प्रोग्राम में क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर हम एक जर्नल फॉर्मेट में बताएं तो उसको क्या, किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम।
तो होता है क्या, जब आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक एल्गोरिदम पढ़ते हो, उस एल्गोरिदम में एक ऐसी चीज लिखी गई होती है कि जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं आप एटीएम मशीन में गए हो, इन जनरल हम समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एटीएम मशीन है, आप यहाँ पे गए हो एटीएम मशीन में। अब मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप हो, ओके, सेकंड नंबर पे कोई और पर्सन है, थर्ड नंबर पे कोई और पर्सन है, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होगा, अब एटीएम में मान लेते हैं पहले से एक पर्सन था कोई, है ना, सपोज कर लेते हैं, उसने अपने पैसे निकाले और वो क्या चला गया, बाहर चला गया। अब क्या होगा सर, अब इसका मतलब है कि अब मेरी बारी आएगी, है ना, इसके बाद क्या होगा, सिर्फ आपकी बारी आएगी, जो पहले आया था वो ऑब्वियसली एटीएम में पहले पैसे निकाल के जाएगा, है ना। तो बस वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है, ये कुछ ऐसा एल्गोरिदम होता है, वो बताता है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो एक तरीके से पहले आएगा, उसको मैं पहले एग्जीक्यूट करवाऊंगा। इसको एग्जीक्यूट कौन करवाता है, हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करवाता है। मतलब ये सारे के सारे एल्गोरिदम किससे रिलेट करते हैं, हमारे सीपीयू के साथ रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो प्रोग्राम पहले आएगा, मान लेते हैं मेरे पास प्रोग्राम 1 चल रहा था, प्रोग्राम 2 चल रहा था, प्रोग्राम 3 चल रहा था, पर मेरे पास सबसे पहले कौन सा आ गया, प्रोग्राम नंबर 3 मेरे पास आ गया। अब किसके पास आएगा सर, सीपीयू के पास आएगा। अच्छा सर, सीपीयू के पास प्रोग्राम नंबर 3 आएगा, और ये किसके ऊपर काम कर रहा है सर, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के ऊपर काम कर रहा है, कि जो भी चीजें होंगी कुछ से उसको लेना देना नहीं है, सिंपली ये है कि जो उसके पास पहले आएगा वो उसको पहले ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको चाहे 10 मिनट लगने हैं चाहे 10 घंटे लगने हैं, वो सारा का सारा टाइम उसको दिया जाएगा। ओके, मान लेते हैं इसको 10 सेकंड लगने थे, जो ये P2 था इसको 5 सेकंड लगने थे एग्जीक्यूट होने के, और P1 को 1 सेकंड लगना था। तो इसमें देखो P1 P3 अगर पहले आ गया और उसको 10 सेकंड चाहिए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या बोलता है एल्गोरिदम, कि जो पहले मेरे पास आया है पहले मैं उसी का काम करूंगा, चाहे उसको 10 सेकंड लगे, 10 घंटे लगे, 10 दिन लगे। तो ये क्या है, बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट जो है सर्व एल्गोरिदम ऐसे करके आपका काम करता है। जैसे इसका काम खत्म होगा, फिर मान लेते हैं P1 आएगा पहले, तो वो P1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर लास्ट में जो है P2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो एल्गोरिदम काम करता है। ये जब आप बेसिकली टाइप ऑफ शेड्यूलिंग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उस टाइम पे ये चीजें आती हैं। फिर जैसे यहाँ पे नेक्स्ट चीज दे रखी है इंपॉर्टेंट, कि एक हमारे पास फुल फॉर्म देखी है एमपैग की। ये बेसिकली होता है कि एमपैग एक हमारे पास वीडियो फॉर्मेट होता है, इसको बोलते हैं हम मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग, ये कई बार मोशन में लिखा होता है मूविंग पिक्चर, इसको फुल फॉर्म लिखना आप, एक्सपर्ट ग्रुप। ये क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई थी कि जो एमपैग है इसकी फुल, ये किसका फॉर्मेट है, ये हमारा सर वीडियो का फॉर्मेट है। जैसे हम अपने मोबाइल में वीडियोस देखते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक वीडियो पड़ी है, तो उसका नाम क्या होगा, फाइल डॉट एम पी फोर, कि मेरे पास क्या है, MP4 की वीडियो है। तो जो MP4 ही है, इसी को हम बेसिकली इन टर्म में हम क्या लिखते हैं, एमपैग लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका वर्जन नंबर 4 है ये, तो लास्ट में हम 4 लिख देते हैं। और वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एमपैग बोलते हैं इसको बोलते हैं मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हम इसको बोलते हैं। फिर वैसे ही हमारे पास TIFF का होता है, इसको बोलते हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये भी आपने लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, अब इससे आप ये चीजें समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कि सर होता क्या है, जब इमेज का कोई फॉर्मेट होगा तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई इमेज की फाइल होगी। जब एमपैग की कोई फाइल मतलब फॉर्मेट होगा, तो आप समझ पाएंगे ये किस टाइप की फाइल होगी, हमारी वीडियो की फाइल होगी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक फाइल है, फाइल डॉट, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं TIFF। अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे बताओ ये किस टाइप की फाइल होगी, अच्छा सर ये तो TIFF लास्ट, इसमें एक्सटेंशन इसकी TIFF है, ऑब्वियसली सर ये अब किसकी फाइल होगी, सर हमारी इमेज की फाइल होगी, है ना। हमको कैसे लगा पता, सर हमने उसकी एक्सटेंशन देखी, उससे हमें पता लग गया कि इमेज की फाइल है। और वैसे ही अगले हमने कोई वीडियो का देख लिया, तो हमें लग गया पता कि सर MP4 है, अच्छा इसका मतलब ये कौन सी फाइल होगी, हमारी वीडियो फाइल होगी। और वैसे ही मैं आपको बोल दूं फाइल डॉट MP3 है कोई, तो सर अच्छा MP3 है, सर आपने हमें लास्ट लेक्चर में ही बताया था MP3 क्या होता है, हमारे पास ऑडियो फाइल को बताने का काम करता है, मतलब ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछी जाती है वेव, ठीक है, वेव किसका फॉर्मेट है, ये भी हमारा ऑडियो का ही फॉर्मेट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बताना है कि जो हमारी बैंडविड्थ होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कौन सी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, अगर आप बैंडविड्थ की बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज एग्जाम में पूछी गई थी रिसेंटली, कि जो आपकी बैंडविड्थ होती है वो क्या काम करती है, क्या उसका काम होता है, बेसिकली किस चीज से वो डील करती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें सारे, तो फर्स्ट जैसे लिखा है, द वाइडर द बैंडविड्थ द मोर डाटा इट कैन ट्रांसमिट। मतलब सिंपली बोलने का मतलब है, इसने बोला है कि अगर जो हमारी बैंडविड्थ अगर हमारी क्या होगी, बड़ी होगी या फिर चौड़ी होगी, तो उतना ही डाटा हमारा क्या होगा, उसके बीच में से ट्रांसमिट हो सकता है। सेकंड इसमें ऑप्शन दे रखा है, द नैरो द बैंडविड्थ द मोर डाटा कैन बी ट्रांसमिट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे होता है क्या है,
इसका सिंपली आप ऐसा मतलब समझ लो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो पाइप्स हैं, ठीक है, मैं अगर आपको इन जनरल बताऊं, मान लेते हैं ये मेरे पास पाइप नंबर 1 है और दूसरी मेरे पास ये आ गई पाइप नंबर 2। अब यहाँ पे मेरे आ गया, मान लेते हैं बड़ा सा टैंक, पानी का टैंक आ गया, सपोज कर लेते हैं। तो ये पाइप मेरी P1 यहाँ पे लगी है, और सेम टू सेम ऐसा ही टैंक है मेरा, बड़ा बड़ा टैंक है, और यहाँ पे मेरी क्या है, सिंपली यहाँ पे मेरे पास कौन सी लगी है, पाइप नंबर P2, सपोज कर लेते हैं समझाने के लिए। अब देखो, मैं सिंपल बोलूं कि आपने क्या किया, जब आपका टैंक अभी बंद था और आपने टैंक को ओपन कर दिया, मतलब यहाँ से क्या हुआ, सिर्फ पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया, पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और जैसे आपने टैंक टू, मतलब इन दोनों की कैपेसिटी सेम है, मान लेते हैं ये भी कितना है, 50 लीटर का है, और ये भी कितना है, टैंक 50 लीटर का है, एज्यूम कर लेते हैं। और जब इसका जो एक तरीके से आउटलेट है, इसका आउटलेट कितना है, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में ये 10 लीटर पानी निकाल देता है, और ये कितना निकालता है, 5 लीटर पानी निकालता है। तो अब देखो, अब इन जनरली, अब मैं कॉमन सेंस से आपसे पूछूं, अब आप बताओ सबसे जल्दी पानी किसका खत्म होगा, सर ऑब्वियसली P1 का पानी खत्म होगा, क्योंकि P1 की क्या है, बिर्थ ज्यादा है। तो जितना ज्यादा उसकी बिर्थ है, मतलब जितना ज्यादा उसकी बिर्थ है, उतना ज्यादा क्या हो रहा है, उतनी जल्दी फास्टली वो पानी का टैंक है वो खाली हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी यही पूछी थी, जब हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं वहां पे एक टर्म आती है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि जितना आपका जो है नेटवर्क का एक तरीके से, जितना आपका नेटवर्क की बैंडविड्थ बड़ी होगी, उतना डाटा एक टाइम पे ट्रांसमिट वहां पे हो जाएगा। अब ये पानी के एग्जांपल मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि आप इसको रिलेट कर पाओगे। अगर नेटवर्किंग की फॉर्मेट में इसको आपको समझाता, तो शायद उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते कि सर आप क्या बात कर रहे हैं कि बैंडविड्थ होती क्या है। अब नेटवर्क की कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यही चीज हम बोलते हैं कि मेरी स्पीड कितनी है, 10 MB/सेकंड, कि मतलब मेरा जो है, इतनी मेरी जो बैंडविड्थ मान लेते हैं इतनी है, और इसमें से कितना डाटा जा रहा है, सिर्फ 10 MB/सेकंड का डाटा जा रहा है। पर वही मेरा दोस्त है, उसकी मान लेते हैं उसकी बैंडविड्थ कितनी है, 100 MB/सेकंड की। ठीक है, उसने उसने मान लेते हैं उसने इंटरनेट जो अपना घर पे अपने ब्रॉडबैंड लगाया है, उसका ब्रॉडबैंड कितना है, 100 MB/सेकंड का। तो उसमें कितना जल्दी डाटा जाएगा, क्योंकि उसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि जो कंपनीज होती हैं वो एज पर बैंडविड्थ आपसे चार्ज क्यों करती हैं, क्योंकि जितना बड़ा बैंडविड्थ होगा उतना जल्दी आपका डाटा है, उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डाटा क्या होगा आपका, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज है। यहाँ पे ये बोला ट्रू बताओ, तो अब आप ऑब्वियसली समझ समझ गए होंगे कि द वाइडर द बैंडविड्थ द मोर डाटा कैन बी ट्रांसमिट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही सर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी ये लिखा है कि अगर नैरो होगा तो डाटा ज्यादा ट्रांसमिट होगा, ये स्टेटमेंट तो गलत है। और नेक्स्ट लिखा था वाइडर बैंडविड्थ मींस लेस डाटा, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। फिर वही देखिए, यहाँ पे भी देखो ऑप्शन में, द वाइडर द बैंडविड्थ द मोर डाटा इट कैन बी ट्रांसमिट। ओके, और बैंडविड्थ क्या होती है, इसको हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी। याद रखना, बैंडविड्थ को ऐसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि बैंडविड्थ क्या होती है सर, हम बोलेंगे सर ओके सर ये होती है डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी। और जितना हायर बैंडविड्थ होगी, इसका मतलब है उतना ज्यादा डाटा एक टाइम पे फ्लो हो जाएगा। फ्लो होने का मतलब है कि वही क्या होगा, सेंड होगा, है ना, वही चीज है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन एक्सेल कमेंट्स कैन बी एडेड इनटू सेल। अब देखो, हम एक्सेल में जो कमेंट्स ऐड करते हैं वो हम कैसे ऐड करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं। इंसर्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास कमेंट्स होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले हमारा क्या आता है, होम टैब आता है। होम के बाद हमारे पास क्या आता है, इंसर्ट टैब आता है। और जब आप इंसर्ट टैब पे आते हैं, तो इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास क्या होती है, मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाती हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, जहां पे हमारे पास मल्टीपल क्या सेक्शंस खुल जाते हैं। तो उसी में से एक सेक्शन होता है कमेंट का। ये अगर आपको मान लेते हैं एक्सेल में क्या करना है, जैसे ये मान लेते हैं आपकी एक्सेल की शीट आ गई। इस एक्सेल की शीट में क्या होती है, हमें पता है सर, एक्सेल होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, या फिर एक्सेल को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो सर अब मान लेते हैं मेरे एक यहाँ पे डाटा है, और इस डाटे का नाम एक्स वाई है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सेल के ऊपर, जो यहाँ पे एक्स वाई सेल है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जरा। जो मेरा सर एक्स वाई सेल है, मुझे ये करना है, इसके ऊपर कमेंट देना है। कि जैसे मेरा माउस का कर्सर इसके ऊपर आएगा, सपोज कर लेते हैं मैं अपना माउस का कर्सर इसके ऊपर लेकर आता हूँ। इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ माउस के कर्सर के हिसाब से। ठीक है, सपोज कर लो ये मैंने अपना माउस का कर्सर इसके ऊपर लेकर आया हूँ, मेरा माउस का कर्सर ऐसे करके है। तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस का अपना कर्सर लेकर आऊं, तो यहाँ पे मुझे एक कमेंट दिख जाए। ठीक है, कमेंट दिख जाए। अब कमेंट किस फॉर्मेट में होगा, सपोज कर लेते हैं मेरे पास ऐसे करके एक कमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा मैंने एक्स वाई जेड के रिगार्डिंग, वो तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लेते हैं मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, दिस इज माई कमेंट, ऐसे करके लिखा है मैंने, दिस इज माई कमेंट, ऐसे करके मैंने इसमें लिखा हुआ है।
तो जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर आऊंगा तो मेरे पास ये एक सेक्शन खुल जाएगा, जिससे मुझे ऐसा होता है कि मान लेते हैं मैंने कोई कीवर्ड रखा है जो उसको मुझे कल को याद रखना है, या फिर अगर कोई पर्सन कल को भी देखे तो उसको वो चीज़ यहाँ पे दिख जाए। तो उसको दिखने के लिए मुझे कमेंट ऐड करना पड़ता है। तो कमेंट आप कैसे ऐड करते हो एक्सेल में? आप सबसे पहले इंसर्ट में जाते हो, इंसर्ट में एक सेक्शन आता है एक आपका कमेंट नाम का, तो आप उस पर क्लिक करते हो और बेसिकली उस सेल में आप क्या करते हो, बेसिकली कुछ भी आप टाइप करते हो वो क्या बन जाता है, एज अ कमेंट बन जाता है। तो मतलब जितनी बार आप इसके ऊपर इस सेल के ऊपर कर्सर लेकर जाओगे उतनी बार आपको आपका ये वाला कमेंट क्या होगा, दिखेगा कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे? बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए हम कि हम क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर बेसिकली कमेंट्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे वो लिखा है इंसर्ट के अंदर हम कमेंट्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट कि कमेंट्स क्या होती है, इसको हम इंसर्ट करते हैं किसी भी सेल के अंदर, प्रोवाइडेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैंने आपको समझा दिया। इन मॉडर्न एक्सेल दिस फाउंड इन अ रिव्यू टैब। ठीक है, अब ये तो क्योंकि 2007 की बात करिए जो हमने अभी पढ़ा ना, ये एक्सेल 2007 की बात कर रहे हैं। इसके जो नेक्स्ट हमारे लेटेस्ट वर्जन थे वहां पे एक सेक्शन आता है रिव्यू टैब करके, रिव्यू टैब करके या फिर इंसर्ट कॉन्टेक्स्ट मेनू, ऐसे करके हमारे पास एक सेक्शंस होते हैं, वहां पे हमें वो कमेंट्स का मिलता है। अब एग्जाम में चाहे आपसे टैब पूछा हो, अगर आपसे लेटेस्ट पूछा होगा तो रिव्यू टैब दिया होगा, अगर आपसे ओल्ड पूछा होगा तो आपसे सिंपली ये चीज पूछी होगी कि इंसर्ट के अंदर आप कमेंट के अंदर जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फाइल विच हैज नॉट बीन अल्टर्ड, compressed और मैनिपुलेटेड इन एनी वे बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड। बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब है कि कैसी फाइल है जिसको आप अल्टर, मतलब आपने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, तो मतलब आपने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, ना तो आपने उसको कंप्रेस किया है। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 50 किलो का सामान था, आपने उसको क्या किया, कंप्रेस कर दिया, मतलब इतना कंप्रेस कर दिया कि वो कितना रह गया, 10 kg का रह गया। ठीक है, हुआ क्या, 50 kg से वो 10 kg का हो गया। अब इसी को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई मतलब म्यूजिक की फाइल थी। ठीक है, उस फाइल का नाम था फाइल डॉट एम पी थ्री, और ये कितने साइज की थी, मान लेते हैं ये मेरी आ गई 3 MB की आ गई, और मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस होने के बाद मेरी यही फाइल कितने की बन गई, ये फाइल मेरी बन गई, सपोज कर लेते हैं 1 MB की। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, मेरा कंप्रेस कितना हुआ, 2 MB कंप्रेस हो गया, मतलब जो मेरा फाइल का साइज था वो कम हो गया। इस चीज को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ओके, तो अब यहाँ पे बोला है कि ऐसी फाइल है जिसको आपने चेंज भी नहीं किया है, मतलब जो अगर 50 किलो थी तो 50 किलो ही रहेगी, ना तो आपने इसको कंप्रेस किया है, ना तो आपने इसको मैनिपुलेट किया है बाई एनी वे। तो उस चीज को आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं रो फाइल, कि मतलब जैसी की थी वैसी की वैसी ही है। अब ये चीज आप मैक्सिमम कहाँ देखोगे, अगर किसी के पास एप्पल का मोबाइल है, ठीक है, एप्पल का जो मोबाइल है उसमें आप अगर अपनी फोटोज क्लिक करते हो, अगर आप उसमें फोटोज क्लिक करते हो तो वो देखना जो उसकी जो फाइल का साइज होता है वो कितना चला जाता है, 60 MB चला जाता है, कई बार बोल देते हैं 70 MB चला गया। तो वो इतना इतना बड़ा फाइल साइज क्यों होता है? ठीक है, जैसे किसी के पास एप्पल का फोन होगा, या वो इस चीज को प्रैक्टिकली देखना, या तो आपके किसी फ्रेंड के पास होगा तो अब भी आप इस चीज को देखना, जब वो फोटोज क्लिक करते हैं रो में, आजकल तो ऑप्शन भी आता है कि रो इमेज आपको क्लिक करनी है, तो वहां पे होता क्या है बेसिकली, उसमें ना ही तो फोटो को अल्टर किया जाता है, ना ही तो कंप्रेस किया जाता है, ना ही तो उसको मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब आज जैसे उसने उसको सेंसर ने उसको डिटेक्ट किया, उसने उसको वैसे ही क्लिक करके फोन में सेव कर दिया। और दूसरा वही आप अगर एंड्रॉयड में देखते हैं, तो एंड्रॉयड में आप देखते हो कि हमारी जो फोटो का साइज होता है वो मान लेते हैं मैक्सिमम 5 MB तक चला जाता है ना। अब देखो यहाँ पे एप्पल में 60-70 MB में और हमारे यहाँ पे 5 MB में, ये इतना फर्क क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी फोटो सेव होती हैं वो किस में सेव होती हैं, या तो वो डॉट जेपीईजी करके सेव होती हैं या फिर डॉट जेपीजी करके सेव होती हैं। और जो एप्पल की होती हैं वो किस में सेव होती हैं, डॉट रॉ करके वो सेव होती है, मतलब रॉ इमेज होती है। तो देखो तो डॉट जेपीईजी है, ये क्या है, ये एक टाइप का क्या हमारे पास एक तो एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक तो एक्सटेंशन आपको दिखाने का काम करती है कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक टाइप ऑफ इमेज है, और दूसरा ये क्या होता है, हमारे पास एक कंप्रेशन होता है। कि आप क्या कर रहे हो, जो आपने मान लेते हैं आपके कैमरे से आपकी फोटो जैसे आप देखते हो ना, लाइव आप फोटो देखते हो आपको बड़ी अच्छी दिखती है, पर जब आप उसके फोन में वो सेव हो के आप उसको देखते हो तो आप देखते रहे ये इतनी अच्छी नहीं आई है ना। तो उसके पीछे की वजह क्या होती है कि जब कैमरा उसको कैप्चर करता है, मान लेते हैं उस आपके एंड्रॉइड फोन है उसको 50 MB में कैप्चर किया, पर आपके फोन में ही एक प्रोग्राम के थ्रू उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद वो कितने की रह जाती है, 5 MB की वो रह जाती है। तभी आप जब उसको लाइव देखते हो, तो लाइव देखने के टाइम आपको अपनी फोटो बड़ी अच्छी दिखती है, पर जब आप उसकी फोटो क्लिक करके देखते हो तो आपको वो अच्छी नहीं दिखती है कई बार। तो उसके पीछे की वजह यही होती है कि उसको क्या कर दिया होता है, कंप्रेस करके बेसिकली उसको
एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया होता है, किसमें, रो से जेपीईजी की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपने याद रखना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसे ये सारी डे टू डे लाइफ में ये यूज होती हैं। फिर वही लिखा है रो फाइल मीन्स कंटेन अनप्रोसेस्ड डाटा डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स। ठीक है, जैसे डिजिटल कैमरा के सेंसर होते हैं ना, ये भी ऐसे ही होते हैं कि वो रो फाइल्स को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन एक्सेल यू कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्क बाय चूजिंग ऑटो फॉर्मेट फॉर्म। अगर आपको एक्सेल में क्या होता है बेसिकली, आप अपनी अपीयरेंस को अगर आपको चेंज करना है तो आप किससे चेंज करते हो, आप बेसिकली फॉर्मेट करते हो उसको। अपीयरेंस का मतलब ही कहता है फॉर्मेट करना। वैसे मान लेते हैं कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा था ए बी ऐसे करके, और मैंने अभी इसको क्या कर दिया, अब इसको बड़ा कर दिया ए बी। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी अपीयरेंस चेंज कर रहा हूँ, कहीं को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, कई बार मैं उसको मोटा कर दे रहा हूँ, है ना, कई बार मैंने उसको कलर चेंज कर दिया। बेसिकली मैं उसकी अपेयरिंग चेंज कर रहा हूँ। अपेयरिंग चेंज करने का मतलब कि आप उसमें फॉर्मेटिंग कर रहे हो, और ये आप कहाँ करते हो, एक्सेल में एक फॉर्मेट मेन्यू आता है, उसके अंदर आप जाके इसको करते हो। तो वही लिखा है यहाँ पे कि हमारे जो ओल्डर एक्सेल के वर्जन थे, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ऑटो फॉर्मेट हमारे पास कहाँ मिलता था, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलता था। और जो हमारे पास अभी लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि ये सारा हमारा जो एक्सेल का 2007 है उसकी बात की है, और उसके आगे के जो हैं जो लेटेस्ट वर्जन है, वो बेसिकली आपको कहाँ मिलता है, वो बेसिकली आपको फॉर्मेट एज अ टेबल के अंदर बेसिकली आपको मिल जाता है, या फिर फॉर्मेट के अंदर जो सेक्शन होता है वहां पे आपको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हार्डवेयर दैट ऐड टू नंबर। बेसिकली यहाँ पे बात करिए एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो दो नंबर्स को ऐड करता है। तो मैंने आपको सबसे पहले, अभी देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे कई बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे, पर कई बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हार्डवेयर मतलब एक ऐसा हार्डवेयर जो दो नंबर को ऐड करेगा। ठीक है सर, वो तो हम समझ गए, पर इसका मतलब क्या हुआ, ऐड कौन करेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले एक बेसिक चीज बताई थी कि जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू में अपने तीन सेक्शन होते हैं, एक उसका कंट्रोल यूनिट, एक उसकी अपनी एक मेमोरी होती है, और एक उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और मैंने आपको एक ये चीज बताई थी कि चाहे जो मर्जी अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में क्या होता है सर, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, इसके अलावा मल्टीप्लाई होता है। और जो हमारे पास लॉजिकल होता है उसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि कोई चीज बड़ी है कि छोटी है, ग्रेटर देन, है ना, लेस देन, इक्वल टू। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे पास क्या कौन सी आती हैं, लॉजिकल चीजें आती हैं। मतलब बेसिकली हम लॉजिक्स कंपेयर करते हैं, है ना, लॉजिक की बात करते हैं। पर अर्थमेटिक में क्या होता है, हम इन सभी बेसिक चीज की बात करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट। तो वही चीज एएलयू क्या है, एक आपका हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के थ्रू आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, या आप तो अर्थमेटिक चीजें कर सकते हो, या तो आप लॉजिकल चीजें कर सकते हो। तब यही इन्होंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि हार्डवेयर जो ऐड करता है दो नंबर्स को, वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, एएलयू आ जाएगा। ठीक है, इजी है, यहाँ पे समझ आ गया आपको ये भी। यहाँ पे भी लिखा है कि एलयू क्या करता है, बेसिकली ये पार्ट होता है हमारा सीपीयू का, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारे पास अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एक्सेल टू कॉपी सेल कंटेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। एक्सेल में एक फीचर होता है, हमने अगर किसी सेल के कंटेंट को कॉपी करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो हमें कौन सी की को यूज करना है। तो इसके लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, कंट्रोल की का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा सर, ये तो आपने हमें बता दिया, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इमेजिन करके बता पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। जैसे सपोज कर लेते हैं आपकी एक्सेल की शीट आ गई। ठीक है, एक्सेल की शीट आ गई। एक्सेल की शीट में होता क्या है बेसिकली, आपका जो कंटेंट है वो किस फॉर्मेट में होता है, आपका रोज एंड कॉलम की फॉर्मेट में होता है ना। तो मान लेते हैं ये मेरा एक आ गया टेबल। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये मेरा आ गया टेबल। अब मान लेते हैं मैंने क्या किया यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं मैंने एक टेक्स्ट एंटर कर दिया यहाँ पे। अब टेक्स्ट क्या आ गया, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एंटर कर दिया, यहाँ पे ए बी सी मैंने एंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ए बी सी है, मैं सपोज करना चाहता हूँ कि जो मेरा ए बी सी है, ये वाला कंटेंट है, ये वाला कंटेंट मेरा यहाँ पे भी आ जाए, इस जगह पे भी आ जाए। तो इस जगह पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपने कीबोर्ड के ऊपर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे सर, हम ऑब्वियसली कंट्रोल की का प्रेस, जो आपने ऑप्शन में यहाँ पे टिक किया, हम इस की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे मेरा माउस होगा, और इसको मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके रखा, तो इसको यहाँ पे मैं उठा के आया, ड्रैगन यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली इसको ड्रॉप कर दिया। इससे क्या होगा, एबीसी यहाँ पे भी आ जाएगा, और एबीसी मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा। मतलब हुआ क्या, जो चीज वहां उस सेल में लिखी गई थी, वही चीज कॉपी होके कहाँ पे आ जाएगी, एज इट इज मेरे इस सेल के अंदर आ जाएगी। तो वही चीज पूछी थी कि अगर आपको कॉपी करना है किसी सेल के कंटेंट में, है ना, सेल देखो ये यहाँ पे हमारा एक सेल आता है ना, सेल आप समझते हैं ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, एक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक्सेल फाइल में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ना, जहाँ पे आप बेसिकली एक डाटा एंटर करते हैं। तो एक सेल के जो कंटेंट है, सेल का कंटेंट क्या गया, एबीसी, इसको आपने क्या किया, माउस की हेल्प से एक जगह से उठा के दूसरी जगह कॉपी कर दिया।
है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की को भी प्रेस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो है वर्क करता है। फिर वही चीज़ है, कंट्रोल की वहाँ पे वो लिखा है होल्ड करोगे आप कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सेल कन्वर्ट टू मूव एक्शन इनटू अ कॉपी एक्शन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली होता है क्या, जैसे आप कंट्रोल की होल्ड करते हो तो इसका जो मूव एक्शन होता है वो एज ए क्या काम करता है, कॉपी एक्शन की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड इज कॉल्ड। मतलब हमारे पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, यूजर स्पेसिफिक नीड्स को मतलब फुलफिल करती हैं। वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ पहले, मतलब जो हमारी थ्योरी लेक्चर चली थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। वैसे तो दो तीन टाइप्स के होते हैं, पर मेजरली हम टू टाइप्स के पढ़ते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं, दूसरे हमारे सिस्टम आते हैं, और थर्ड हमारे एक आते हैं जिससे हम एडवांस क्लास में पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो इसमें जो तीन पार्ट्स होते हैं, अब जो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली क्या होता है, यूजर की नीड को फुलफिल करता है। जैसे मान लेते हैं मुझे एसएमएस भेजना है किसी को, एसएमएस भेजने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मेरे पास एक अपनी एप्लीकेशन है, एसएमएस की एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन, एसएमएस की एप्लीकेशन पे आप गाना सुन सकते हो, सर नहीं सुन सकते, कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये इंटेंड किए जाते हैं टू स्पेसिफाई द यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग, कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का काम करते हैं, मतलब पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो आपने ये चीज भी याद रखनी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इट इज डिजाइंड टू, ठीक है, इसको आप लिख लेना, इट इज डिजाइंड टू, डिजाइन टू फुलफिल यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसे कर लेना, यूजर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको फिलफुल करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अच्छा सर आपने ये तो समझा दिया, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप थोड़ा रिच हो, थोड़ा आपका फैमिली ठीक है बैकग्राउंड, तो आप क्या यूज करते हो, आईओएस यूज करते हो, एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हो, है ना। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर की बात करते हो तो कंप्यूटर में कौन से हैं, विंडोज आता है, इसके अलावा मैक आता है ना। तो ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आप कौन क्या चलाते हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को चलाते हो। जैसे आप एंड्रॉइड के ऊपर क्या चलाते हो अपना, सबसे कॉमनली आप व्हाट्सएप यूज करते हो डेली, है ना। कि बच्चे फेसबुक यूज करते हैं, कि बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा कि बच्चे न्यूज़ की एप्लीकेशन है उनको यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी तो आपके लिए क्या है, एप्लीकेशंस हैं। पर आप चला किसके ऊपर है उनको, आप अपने एंड्रॉयड के ऊपर चला रहे हो, और एंड्रॉयड क्या आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ें आपने समझनी होती है, ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है कि आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस सॉफ्टवेयर के ऊपर, बेसिकली जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनको आप किस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करवाते हो। तो आप बोलते हो सर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उनको रन करवाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे हमारा वर्ड आता है, एक्सेल आता है, ये डिजाइन किए गए हैं स्पेसिफिक यूजर टास्क की, ठीक है। जैसे हमारा अनलाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर विच रन्स द कंप्यूटर, है ना। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, जो पूरा का पूरा सिस्टम को रन करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन एक्सेल टू कॉमा वाइल्ड कार्ड करेक्टर दैट एक्सेल रिकॉग्नाइज आर। यहाँ पे सिंपली बोला है कि जो वाइल्ड कार्ड करेक्टर है जो एक्सेल उसको समझता है, तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। ये एक तो हमारे पास एस्ट्रिक का सिंबल होता है जिसको हम स्टार बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टार और जो हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। एक्चुअल में हमारे पास वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली किसी चीज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर ऑफ करेक्टर्स को, या फिर जो क्वेश्चन मार्क होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर को। जैसे सपोज कर लेते हैं, अगर इसको आपको ऐसे समझना है, जैसे मान लेते हैं मेरी कोई एक फाइल है, या फिर मेरे पास एक्सेल में के अंदर कोई डाटा पड़ा है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक्सेल के अंदर डाटा पड़ा है, ठीक है। अब उस डाटा का नाम क्या है, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा डेमो कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक पड़ा है फाइल वन, यहाँ पे पड़ा है मेरे पास फाइल टू, दूसरा मेरे पास पड़ा है FIZE2, और मेरे पास पड़ा है ABCZ, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरे पास फाइल थ्री, यहाँ पे आ गया मेरे पास फाइल फोर, ऐसे करके मेरे पास डाटा पड़ा है। अब देखो होता क्या है, जैसे ये तो मैंने छोटा सा बनाया, पर मान लेते हैं आपके पास लाखों करोड़ों ऐसे करके डाटा पड़ा है, और आप चाहते हो कि आपको पूरा उसका फाइल का नाम याद नहीं है ना। अब यहाँ हुआ क्या, जैसे मान लेते हैं आपने बहुत बड़ी फाइल बना दी और आपको भी फाइल का नाम याद नहीं है,
मैं बोलता हूँ आप इस चीज को, जो आपने फाइल बनाई थी उसको आप सर्च करो सर। आप बोलते हो सर मुझे उसके ना स्टार्टिंग एक या दो अक्षर याद है, मुझे बाकी के अक्षर याद नहीं है उसके। तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, आप क्या करो, एस टी का सिंबल यूज करो। एस टी का सिंबल आप कैसे यूज करते हो, और एस टी का सिंबल कब यूज किया जाता है, जब आपको सारी की सारी फाइल में सर्च करना होता है। ठीक है, मतलब सर्च क्या करता है, सर्च करता है मतलब बेसिकली जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको सर्च करने के लिए हम एस टी का सिंबल यूज करते हैं। तो होगा क्या इस टाइम पे, इस टाइम पे मैंने कर दिया, मान लेते हैं एफ आई, और इसके आगे मैंने एस टी का लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि जब वो मेरी इस कमांड को एग्जीक्यूट होने के बाद, या फिर ये जो सेंटेंस है वो चलने के बाद, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस दिख जाएंगी यहाँ पे, मेरे पास कौन कौन सी फाइल दिख जाएंगी सर। अब आपको वो फाइल्स दिखेंगी जिनकी स्टार्टिंग नेम तो क्या है, एफ आई है, और उसके आगे तो कुछ भी आए उसको कोई लेना देना नहीं है। एफ आई के आगे कुछ भी आए वो सब भी आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे एफ आई के आगे देखो क्या क्या चीज आई, अच्छा एफ आई ये है, तो ये मुझे सबसे पहले ये दे देगा, ये बता देगा यहाँ पे आपके पास फाइल नंबर 1 यहाँ पे पड़ी है। फिर आपके अच्छा एफ आई ये भी है, तो ये भी बता देगा सर। दूसरे नंबर पे आपको क्या दिख जाएगा, फाइल 2 दिख जाएगी। अब यहाँ पे एफ आई, अच्छा सर यहाँ पे ये दिख जाएगी एफ आई जेड ई टू, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा ये भी ठीक है। एबीसी दिखेगा नहीं, दिखेगा क्योंकि यहाँ पे एबीसी और ये इससे रिलेट करते नहीं जो मैंने सर्च किया है। इसके अलावा यहाँ पे एफ आई ये वाला दिख जाएगा, हाँ सर ये वाला आपको दिख जाएगा। तो आपके पास क्या दिख जाएगा, फाइल 3 दिख जाएगी, और लास्ट में आपको क्या दिख जाएगी, यहाँ पे फाइल नंबर 4 दिख जाएगी। तो इसके बोलने का मतलब क्या है कि जब आप एस्ट्रिक का सिंबल यूज करते हो, एस्ट्रिक सिंबल यूज करने के बाद क्या करता है बेसिकली, जो स्टार्टिंग के अक्षर हैं वो तो फिक्स रखे हैं, तो उसके आगे तो कुछ भी आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसको सिर्फ ये बोला था कि फाइल ही सर्च करनी है। यहाँ पे देखो एफ आई सर्च किया, और इसके आगे एल आई 1 आ गया, इसके आगे एल आई 2 आ गया, इसके आगे जेड ई 2 आ गया, इसके आगे एल ई 3 आ गया, और इसके आगे एल ई 4 आ गया। तो ऐसे करके क्या होता है, एस टी का सिंबल सर्च करता है। मैं इसीलिए वो क्या करता है, आपको थोड़ी सी चीज याद है उसके आप एस टी का सिंबल लगा देते हो। तो बेसिकली जितने भी फाइल्स हैं जो स्टार्टिंग तो हो रही हैं एफ आई से, और उसके आगे कुछ भी है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आपको सब चीजें बता देगा वहां पे सर्च करके कि आपकी ये वाली फाइल्स हैं जिनके आगे क्या लगा है, एफ आई का जो है, जी है स्टार्टिंग उसकी एफ आई से है, और लास्ट में उसका कुछ भी है वो एक्स वाई जेड है। और वही चीज जो आपका दूसरा सिंबल है, जो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, ये क्या काम करता है, ये बेसिकली आपको सिंगल कैरेक्टर देता है आपको सर्च करके। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, सपोज कर लेते हैं जो आपके पास एफ आई, यही कर लेते हैं एफ आई, और यहाँ पे आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या देगा, ये बेसिकली देखेगा कि कोई ऐसी फाइल है जिसके आगे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देखो कोई एक, सपोज कर लेते हैं मैंने एक फाइल बना दी यहाँ पे एफ आई 2 करके, और यहाँ पे बना दी एफ आई 3 करके। अब देखो होगा क्या, जो मेरा सिंगल क्वेश्चन मार्क जब ये वाला चलेगा, ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, तो मेरे पास क्या क्या आउटपुट में आएगा, आउटपुट में मेरे पास देगा ये एफ आई, एक आपके पास 2 है और एक आपके पास एफ आई 3 है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि जो आपके पास एस टी का सिंबल है उसको कोई लेना देना नहीं है कि उसके आगे कितने सिंबल लगे हैं या फिर उसके आगे कितने कैरेक्टर्स लगे हैं। वो आपको जो उसको मिल जाएगा वो आपको उसको दे देगा। जैसे इसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और ये भी दे दिया। पर जो क्वेश्चन मार्क है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल जो कैरेक्टर होगा उसी को ही देगा। तो जैसे मान लेते हैं एफ आई 2 है, तो ये बेसिकली आपको इसको दे देगा उठा के, बाकी भी चेक करेगा, इसके आगे पर 3 मिले, इसके आगे भी 3 है, इसके आगे भी 3 है, और इसके आगे भी एक्स्ट्रा 3 है, तो इन सभी को नहीं देगा। वो सिंपली जहां जहां पे टू, उसको एक एक एक्स्ट्रा मिलेगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ आ जाएगा, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, और उसके आगे क्या होना चाहिए, एफ आई होना चाहिए। तो वो चीज आपको वही देगा, कौन सा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों चीजें एक्सेल में यूज की जाती हैं, तो आपने इनको याद रखना है और आपको इसकी वर्किंग समझनी है कि कैसे वो वर्क करता है। फिर जैसे वो दे रखा है एस्टिक, एस्टिक सिंपल रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, है ना, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे 3 थे, मान लेते ज्यादा भी होते, एफ आई एल टू 1 2 होता, 12 होता, तो वो उन सभी को कंसीडर कर लेता। पर जो क्वेश्चन मार्क होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। कैस्टिक सिंबल क्या करता है, किसी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर देता है, पर जो क्वेश्चन मार्क है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा, कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये क्या है हमारे पास। सर ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस है हमारे पास। ये जो हमारे पास एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। अब पैकेज का मतलब क्या है, हमारे पास सेट ऑफ सेट ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, या फिर इसको ही क्या बोल देते हैं कई बार, सेट ऑफ हमारे पास एप्लीकेशन होती है। क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हो, तो जब आप ऑफिस को इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल होने के साथ आपको क्या मिलती है, काफ़ी ज़्यादा क्या मिलती है बेसिकली,
एक तरीके से एप्लीकेशन मिलती है। कौन कौन सी? मान लेते हैं वर्ड का मिल गया आपको, एक्सेल का मिल गया, इसके अलावा पावर पॉइंट का मिल गया, जो कॉमन होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको चीज़ समझ होती है ऑफिस में क्या होते हैं। ऑफिस को पैकेज बोलते हैं, ऑफिस के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो इसका क्या होगा, आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे भी कि ये क्या होता है, ऑफिस इज अ सूट ऑफ डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन, जैसे वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा, नोट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी इसमें कुछ कोई डाउट है, कुछ क्वेरी रहती है, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो।